सेंट्रम ब्रोकिंग के लीड एनालिस्ट हमारे पीयूष पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर शो पर। थैंक यू सो मच इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्या व्यू बन रहा है आपका इस बार, अगर ओवरऑल देखें आईटी सेक्टर की बात करें तो किस तरह से नतीजे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि इस क्वार्टर का नंबर तो मोस्टली वीक ही रहेगा और आईटी सेक्टर में ग्रोथ को लेकर वो एआई का इम्पैक्ट है। प्लस मार्जिन में भी इस बार वेज हाइक होगा कुछ कंपनीज में, उसका भी मार्जिन में प्रेशर दिखेगा। सो इस क्वार्टर को लेकर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं है और ये देखना पड़ेगा कि कंपनी क्या गाइड करती है FY 27 के लिए। गाइडेंस भी जो हम लोग बिल्ड कर रहे हैं कि वो 2 से 4% ग्रोथ रहेगा लार्ज कैप कंपनीज के लिए, और Tier 2 कंपनीज के लिए वो लार्ज कैप से जनरली ज्यादा फास्ट ग्रो करती है। बट एक्सपेक्टेशन ही काफी कम है। बट ये भी है कि वैल्यूएशन भी काफी कंफर्टेबल हो गया है। तो इस वैल्यूएशन पर अगर कोई लॉन्ग टर्म है तो देख सकता है, बट नियर टर्म में कुछ ज्यादा पॉजिटिव रहने का चांस नहीं है। टर्म में थोड़ा पॉजिटिव व्यू यहाँ पर बनता हुआ, तो हम क्या एक्सपेक्ट करें पीयूष जी इस बार? जो गाइडेंस आएंगी FY 27 के लिए वो काफ़ी क्लोजली हम वॉच करेंगे। तो क्या वहाँ से कुछ हम एक्सपेक्ट करें इस बार थोड़ा रिवर्सल दिखाई दे सकता है? क्योंकि पिछले कुछ तिमाही तो काफ़ी निराश किया है इन कंपनियों ने। FY 27 के गाइडेंस से कुछ उम्मीद नज़र आ रही है आपको, और ऐसे में भी फोकस कहाँ रखना चाहिए, लार्ज कैप कंपनियों में या फिर मिड कैप स्पेस में? मुझे लगता है कि गाइडेंस मैटर करता है। और लार्ज कैप कंपनीज मुझे लगता है कि उनके लिए टर्न अराउंड थोड़ा मोर चैलेंजिंग है। और जो मिड कैप कंपनी है लाइक से परसिस्टेंट, कोफोर्ज, उनके लिए वो एआई में ट्रांजिशन थोड़ा कंपेरेटिवली इजी है। हम लोग को ये भी ट्रैक करना पड़ेगा ना कि इनके पास जो लार्ज डील है ना, लार्ज डील का जो फ्रीक्वेंसी अगर वो इम्प्रूव होगा तो ठीक है। नहीं तो ग्रोथ प्रोफाइल अभी की तरह ही रहेगा। तो लार्ज डील का फ्रीक्वेंसी वो हम लोग को ट्रैक करना पड़ेगा। बाकी FY 27 गाइडेंस गाइडेंस भी लार्ज कैप कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा, मोस्टली वो 2 से 4% के आसपास ही गाइडेंस रहेगा। तो 2 से 4% का गाइडेंस नजर आ रहा है। इसके अलावा इस बार के नतीजों में ये गाइडेंस के साथ ये भी फोकस करना होगा कि लार्ज डील किस तरह से यहाँ पर टर्नआउट होते हुए दिखाई दे रही है इन कंपनियों के लिए। अगर ओवरऑल मैं सेक्टर पर आपका व्यू लूँ तो एक तरफ तो एक्सेंचर के जिस तरीके से उनके गाइडेंस आए थे, कहीं ना कहीं डर लगा था, निराश किया था। लेकिन दूसरी तरफ एक कमेंट आता है यूएस में एक बड़ी कंपनी की तरफ से कि वो एआई का इतना कुछ इम्पैक्ट नहीं देख रहे हैं, क्योंकि एआई अगर इम्प्लीमेंट करने की बात की जाए तो सेक्टर के लिए वो काफ़ी महंगा पड़ता है, काफ़ी कॉस्ट लगता है। तो उस वजह से एआई में आने वाले समय में लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए ज़रूर इम्पैक्ट दिख रहे हैं, लॉन्ग टर्म में वो ज़्यादा कुछ असर नहीं देख रहे हैं। और उससे हमने देखा उसके बाद जैसे ही कमेंट आए, आईटी कंपनियां हमारे यहाँ चलना शुरू हो गई थी। तो ये किस तरह का ट्रेंड दिखा रहा है आपके अकॉर्डिंग? क्या एआई का ज्यादा कुछ इम्पैक्ट आप आने वाले समय में देख रहे हैं आईटी कंपनियों पर? एआई मॉडल्स तो काफी आ रहा है, बट ये भी देखने को मिल रहा है कि जो उनका जो अडॉप्शन है ना एंटरप्राइज में, वो काफी स्लो पेस से हो रहा है। और दूसरा क्या है कि एआई को लेकर जो टोकन कॉस्ट होता है ना, जी जी। वो भी काफी ज्यादा होता है। तो टोकन कॉस्ट के कारण क्या होता है ना, आपको सोचना पड़ेगा कि आपको एआई कहाँ यूज करे और कहाँ एआई नहीं यूज करे। बिल्कुल। तो हम लोग को लगता है कि आगे क्या होगा कि एआई एजेंट्स जो होते हैं, जो टोकन यूज करते हैं, और जो ह्यूमन इंजीनियर्स, उनका मिक्स होगा। लाइक जो कॉम्प्लिकेटेड काम होंगे उसमें हो सकता है एआई एजेंट्स काम करेगा। जो थोड़ा रिलेटिवली सिंपल काम होगा उसको से ह्यूमन इंजीनियर्स रहेंगे। मैं बोलूंगा कि ऐसा नहीं है कि एआई एजेंट्स पूरा रिप्लेस कर देंगे जो ह्यूमन इंजीनियर्स है आईटी कंपनीज का। तो आगे काफी वो हाइब्रिड टाइप का वर्क नेचर रहेगा। बट ये है कि अभी लोगों ने फुल्ली जो कॉस्ट होता है एआई को रन करने का, लाइक से पावर कॉस्ट, टोकन कॉस्ट, कूलिंग कॉस्ट, उस कॉस्ट पे फुल्ली आई वुड से मैं बोलूंगा प्राइसिंग नहीं हुआ है। और अगर वो कॉस्ट रियली मतलब रीजनेबल लेवल पर नहीं आएगा ना, एआई का अडॉप्शन भी काफी स्लो ही रहेगा। तो उसके कारण से भी इंडियन कंपनीज के लिए वो एक रिलीफ वैल्यू था। और ये भी जब एआई जब अडॉप्ट होगा ना एंटरप्राइजेस के लिए, आईटी कंपनीज को उसमें भी काम मिलेगा। तो वो भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया इन कंपनियों के लिए कि दोनों तरीके से ही अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो एटलीस्ट भारतीय आईटी कंपनियों के लिए पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि ये नया नया आया है एआई। ऑब्वियसली तो थोड़ा डिस्ट्रप्शन तो रहेगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि कॉस्ट फ्रंट पर देखना होगा कितना फ़ायदेमंद होगा, कितना रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा। और आने वाले समय के लिए हमारी कंपनियां तो एटलीस्ट पूरी तरीके से तैयार हैं, जो भी तरह की सिचुएशन यहाँ पर बनकर आती है। थोड़ा मीडियम शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट यहाँ पर रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर फ़ायदा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा
वेज हाइक को लेकर, हेडकाउंट को लेकर आप किस तरह की कमेंट्री इस बार सुनना चाहेंगे आईटी कंपनियों से? वेज हाइक इस क्वार्टर में कुछ कमियां कर रही है, उसके कारण से उनका मार्जिन पर इम्पैक्ट होता है। बट ठीक है, मतलब जब भी वेज हाइक होता है तो उसका मार्जिन पर इम्पैक्ट दिखता है। और आईटी कंपनीज के लिए ये भी एक, इस बार क्वार्टर में क्या हुआ कि करेंसी का बेनिफिट था, तो करेंसी बेनिफिट के कारण भी उनको ग्रोथ को और मार्जिन को सपोर्ट मिला है। और आईटी कंपनीज क्या कर रही है कि वो जो भी बेनिफिट है करेंसी का, उसको अपने कैपेबिलिटी बिल्डिंग का इन्वेस्ट कर रही है। तो अभी उनका फोकस मार्जिन इंप्रूव करने का नहीं है, वो अपनी कैपेबिलिटी भी इंप्रूव करना चाहती है। एंड प्लस प्लस जिन कंपनी का बीच हाइक हुआ है इस क्वार्टर में, लाइक टीसीएस का हुआ है, विप्रो का भी है, उनका मार्जिन पर उसका इम्पैक्ट दिख सकता है। पीयूष जी, रिपोर्ट्स की माने, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की अगर माने तो उनका कहना है कि वैल्यूएशंस तो काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आ गए हैं, सस्ते हैं, लेकिन डिमांड रिकवरी के बिना अभी चिंता बनी हुई है इन कंपनियों के लिए। डिमांड फ्रंट पर कैसे सिचुएशन आपको नजर आ रही है आने वाले समय में? कुछ बड़े ट्रिगर्स, कुछ बड़े ऑर्डर विन आप देख रहे हैं इन कंपनियों के लिए, और कौन कौन से वर्टिकल इन्हें सपोर्ट कर सकते हैं इस बार आईटी कंपनियों को? डिमांड तो अभी भी काफी कमजोरी है, और मुझे लगता है कि डिमांड को रिवाइव होने में कम से कम 9 से 12 महीने लगेंगे। और वर्टिकल जैसे लाइक से बीएफएसआई हो गया, टेक हो गया, वो अच्छा कर रहे हैं। और जहां पर थोड़ा स्ट्रेस लग रहा है वो लाइक मैन्युफैक्चरिंग है, ऑटो है। बट ये तो वर्टिकल वाइज, और पूरे मैं बोलूंगा पूरे वर्टिकल्स में भी ये भी दिख रहा है कि जो डील बुक हुआ थे पहले का, उसका रेवेन्यू कन्वर्जन भी थोड़ा स्लो है। तो मुझे लगता है जो चैलेंज है उसमें डिमांड में क्लैरिटी आने में 9 से 12 महीने लग सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो भी रिवाइवल होगा ग्रोथ में, वो आपको FY28 में दिखेगा। और FY27 में मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा ग्रोथ और मार्जिन को बहुत ज्यादा कुछ अपसाइड दिखता है। 27 में तो ज़्यादा कुछ उम्मीदें यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। तो पीयूष जी, ऐसे में अब 9 तारीख से हम देखेंगे कि कुछ बड़ी कंपनियों के नतीजे आएंगे। टीसीएस से शुरुआत होगी नंबर्स की, लेकिन ये पूरे रिजल्ट सीजन में कोई पर्टिकुलर कंपनी आपको पसंद आ रही है मिड कैप से या फिर लार्ज कैप से, जहाँ पर कि आप खरीदारी करने की सलाह देंगे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से? कुछ कंपनियां अच्छा कर रही हैं, लाइक से बाकी लोगों से अच्छा कर रहे हैं, जैसे परसिस्टेंट हो गया, कोफोर्ज कैपिटल हो गया। बट इसमें सभी को देखना पड़ेगा कि उसमें से उनका लाइक से वैल्यूएशन कैसा है। वो बड़ी कंपनीज थोड़ा एक्सपेंसिव ट्रेड करती है, और ठीक है, बट उस तरह फास्ट भी ग्रो करती है। और बट ये भी है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए इस प्राइस पर ठीक लग रही है। और बाकी लार्ज कैप में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि टीयर 2 कंपनीज लाइक से कोफोर्ज, परसिस्टेंट, वो ठीक, उनसे अच्छे नंबर आने की उम्मीद हो सकती है। ठीक है, तो कोफोर्ज और परसिस्टेंट, इन दोनों कंपनियों पर नजर रखिए, यहाँ पे नंबर्स अच्छे रह सकते हैं। पीयूष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और पूरा सेक्टर का एनालिसिस हमारे लिए करने के लिए नतीजों से पहले।